अस्सलामुअलैकुम माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब लोग खैर से होंगे और आपकी तैयारी जो है वो जारी है। और अगेन आपको मैं यही बात कहना चाहूँगी कि टाइम बहुत कम रह गया है, तो आपका पूरा फोकस इसी चीज़ पर होना चाहिए कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें, अपनी मिस्टेक्स को फिगर आउट करें और जो भी कॉज है उसको रेक्टिफाई करें। और होपफुली आपने बस कॉन्फिडेंट रहना है अबाउट योर सेल्फ, आपने घबराना नहीं है। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स होती हैं, आपके ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं, आपने फोकस इस बात पे रखना है कि आप फिगर आउट कर सकें कि गलती कहाँ पर हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद फील करेंगे कि आप बेटर होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह एट द एंड जो है आप कंप्लीटली जो है वो सारे एमसीक्यूज़ ठीक कर रहे होंगे। तो अगर आपके एमसीक्यूज़ इन केस गलत हो भी रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, इट्स कॉमन, होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिनके एडमिशन हो चुके हैं तो उनके क्लास में एमसीक्यूज़ गलत होते थे, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा और एट द एंड ये हुआ कि उनका एडमिशन हो गया। तो आप भी उनमें से ही एक होंगे। और अगेन मैं कह रही हूँ आपको कि चांस बहुत अच्छा है आपके पास। मज़ीद मेडिकल कॉलेजेस 2 ऐड हुए हैं, सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, 475 अप्रॉक्सीमेटली सीट्स न्यू ऐड हुई हैं। तो बस आपने अपनी पूरी जी जान लगा कर पढ़ना है और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मैं भी आपके साथ हूँ। आपने तमाम लेक्चर सुनने हैं, लेक्चर सुनने के बाद आपने टेस्ट सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम। आज जो हमारा टॉपिक है एंजाइम्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और सेल बायोलॉजी, वो हमारे चैप्टर्स इंक्लूडेड थे। होपफुली आपने वो लेक्चर सुने, बहुत अच्छे से उनको समझा और उसके बाद आपने अपने टेस्ट को सॉल्व किया और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए भी। आपने साथ साथ मार्किंग करनी है। लेट्स स्टार्ट। और रिमोट को मैं थोड़ा सा यही कोशिश करूँगी कि ये कंट्रोल में ही रहे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, Which of the following organelles is exclusively found in animal cells? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स, ईदर प्लांट्स और एनिमल्स, सबके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि आपने वो चूज करना है जो खास तौर पे सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जब आप सेंट्रियोल्स की बात करते हैं तो दे आर स्पेसिफिक टू एनिमल सेल्स, ये स्पेसिफिकली एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स। अच्छा, हम यूनिवर्सली ये नहीं कह सकते कि दे आर टोटली एब्सेंट इन प्लांट्स। कुछ लोअर प्लांट्स में सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, लेकिन जनरली हायर प्लांट्स के अंदर टोटली सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बाकी चॉइसेस को भी देखते हैं, फिर हम बेस्ट देखते हैं। पैरोक्सिसोम्स की अगर आप बात करें तो वो भी दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स पे भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स में ज्यादा होते हैं, एनिमल सेल्स में। राइबोसोम्स भी फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बोथ, ठीक है, बोथ सेल्स में है, ये भी बोथ सेल्स में है। लेकिन जब आप सेंट्रियोल की बात करें तो उसमें हमें एक्सेप्शन देखने के लिए मिलती है। हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, बल्कि हायर प्लांट्स के अंदर ये होता है कि एनालगस टू सेंट्रियोल्स एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं MOR, माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये जो माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है ना, वो उनके अंदर क्या बना रहा होता है? सिंपली माइटोटिक अपरेटस, जो काम सेंट्रियोल्स का है। तो यहां पर हमारी जो बेस्ट चॉइस है ना, वो सेंट्रियोल बनती है। तो लेट्स इवैल्यूएट, वी आर करेक्ट। आंसर जो है वो क्या है? सेंट्रियोल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब ये देखिए, एल्गी जो है ना वो प्रोटिस्ट्स हैं और जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही शामिल होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं इसके अंदर, जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इन शॉर्ट, ये जो एल्गी है ना, ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये यूकैरियोट्स हैं। दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटिस्ट के अंदर क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। तो एल्गी भी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। नोस्टॉक की बात करें तो यस, एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये एक ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का।
ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ग्रुप है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बैक्टीरिया है। अमीबा की बात करें तो अगेन ये भी और रेडियोलारिया भी, ये प्रोटिस्ट्स हैं, रेडियोलारियंस भी और अमीबा भी। एंड प्रोटिस्ट अभी हमने डिफाइन किया है कि प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं एंड दे आर यूकैरियोटिक। तो लेट्स सी कि हमारा आंसर ठीक है जो हमने चूज किया है। करेक्ट, नोस्टॉक, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, rough endoplasmic reticulum is frequently seen in the cells associated with synthesis and secretion of न्यूक्लिक एसिड्स। तो आर का डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस से कोई काम नहीं है। न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए होता है हमारा हेरिडिटी मटेरियल जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर ही रेप्लिकेट होता है, ठीक है। इसकी रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, उसके अंदर कोई आर का रोल नहीं है। मोर ओवर इसकी जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है जिसमें ये आरएनए बनाता है, ये प्रोसेस भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसमें आर इन्वॉल्व नहीं है। डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। जब आप प्रोटीन्स की बात करते हैं तो होता यह है कि आर की जो सरफेस होती है ना वो होती है बम्पी। अगर आप ये आर देखें तो उसकी जो अपीयरेंस होती है वो बम्पी होती है क्योंकि उसकी सरफेस पे क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स। एंड वी ऑल नो कि राइबोसोम्स जो हैं वो क्या हैं, फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो फैक्ट्री हैं प्रोटीन बनाने वाली। तो ऑब्वियसली जो आर है वो प्रोटीन सिंथेसिस में तो शामिल है, इट इज एक्टिंग एज ए साइट। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की बात करते हैं तो नॉर्मली SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं और साथ में लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट चॉइस प्रोटीन्स है। लेट्स सी, वी आर करेक्ट, प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 4, which phase of Golgi apparatus received the material packed in the form of vesicle from ER? तो सिंपली होता ये है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा चैनल है जो कि फैला हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है। यहां पर प्रोटीन्स बनते हैं आर की सरफेस पे, फिर वो आर के चैनल्स में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स जो कि सरफेस पे मौजूद हैं वो प्रोटीन्स बनाएंगे जो आर में एंटर हो जाएंगे, आर से वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे SER में। SER में आपको पता है कि लिपिड्स का भी होता है फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स SER से एक बड की फॉर्म में अलहदा हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल फ्रॉम SER, ठीक है। और ये चली जाती है ये सब कुछ लेकर किधर, गोल्जी के पास। अब गोल्जी की किस फेज के पास, तो अगर हम देखें गोल्जी अपरेटस का बेसिकली स्ट्रक्चर, तो गोल्जी अपरेटस जो होता है वो बेसिकली उसकी इस तरीके से हमारे पास क्या होती हैं, 2 फेजेस होती हैं। एक जो होती है वो न्यूक्लियर एनवेलप की तरफ है और एक जो है वो कहां पर मौजूद है, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो होता ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली जो होती है ना, यहां से होगी बडिंग, ये जो SER है वहां से एक बड निकलेगा, तो वो जाएगा किस फेज के पास, वो जाएगा सिस फेज के पास, वो चला जाएगा जी यहां पर सिस फेज के पास। इसको फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, इसको आउटर कन्वेक्स फेज भी कहते हैं, इसको प्रॉक्सिमल फेज भी कहते हैं। ये सारे ही इसी के नाम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मटेरियल जो कि पैक होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है वो बेसिकली कहां पर जाता है, सिस फेज के पास। द फेज ऑफ गोल्जी विच इज टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनवेलप एंड विच इज क्लोज टू ER, वहां पर से ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो है वो सारा मटेरियल अनलोड करती है गोल्जी के अंदर। फिर बाद में यहां प्रोसेसिंग होती है,
प्रोसेसिंग होते होते ये जो मेच्योरिंग फेज है, इससे मेच्योर वेसिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं जिनमें प्रोसेस्ड और फिनिश प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। तो यहां से जो वेसिकल अराइज होती है उसका नाम क्या होता है? मेच्योर वेसिकल या ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम गोल्जी। और ये वाली जो फेज है इसके नाम क्या है? ये ट्रांस फेज है, ये मेच्योरिंग फेज है, ये इनर कनकेव फेज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो है, और ये डिस्टल फेज है। ठीक हो गया? तो मुझे लगता है क्या है आंसर जी? सिस फेज। नाउ लेट्स चेक। करेक्ट, सिस फेज। तो आपने वैसे पूरा याद रखना है, जो सिस फेज होती है वो किधर होती है? न्यूक्लियर एनवेलप की तरफ, और इसके ये सारे नाम है। मेच्योरिंग फेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है और उसके भी सारे नाम याद रखने हैं। आता है जी, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद विच ऑर्गेनेली। तो बार बार यही बात हो रही है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, उसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहां पर एक स्पेस होती है जी जिसका नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस एक्चुअली आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूक्लियर एनवेलप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट होती है। और ये भी एमसीक्यू आ चुका है कि आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जबकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो तो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। गोल्जी अपरेटस तो अलग से एक जो है वो हमारे पास इस तरीके से सैक्स का एक पूरा स्टैक है। ठीक है, गोल्जी अपरेटस तो वो इस तरह एक स्टैक है मेम्ब्रेनुअस सैक्स का, वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। और लाइसोसोम्स तो वेसिकल्स होती हैं, तो आंसर वुड बी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप कि आपके सारे ही एमसीक्यू ठीक होंगे, क्वाइट इजी। Question number 6. The only difference in the prokaryotic and eukaryotic plasma membrane is number of layers। तो ऐसा नहीं है, दोनों के केस में एक लिपिड बाइलेयर होती है जो बेसिक फ्रेमवर्क बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दोनों में लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन से आपको पता है लिपिड बाइलेयर बनती है। लिपिड्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि उनके हाइड्रोफिलिक हेड्स चले जाते हैं टुवर्ड्स पेरिफेरी, और उनकी जो टेल्स हैं वो कहां पर आ जाती हैं? सेंटर में, ताकि वो वाटर को अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो दोनों के अंदर जो है वो लिपिड बाइलेयर ही होती है। स्टीरोल्स, तो यस, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना दे लैक स्टीरोल्स, जिसकी वजह से उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेट होती है और अगर थोड़ा सा भी उसको नुकसान पहुंचे तो सेल की डेथ हो जाती है। फॉस्फोलिपिड्स दोनों में होते हैं, दोनों के अंदर ये जो लिपिड बाइलेयर है वो होती है फॉस्फोलिपिड्स की है। दोनों में फॉस्फोलिपिड्स की ही बाइलेयर होती है। और एक टर्म आपने यहाँ पर याद कर लेनी है, एम्फीपैथिक। ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये एम्फीपैथिक है, मीन्स कि इनका एक एंड हाइड्रोफोबिक है और एक हाइड्रोफिलिक है। ऐसे लिपिड्स जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों एंड्स मौजूद हों वो एम्फीपैथिक है। जैसे फॉस्फोलिपिड्स में जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जो इनकी टेल होती है वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक, क्योंकि यहाँ पर फैटी एसिड्स होते हैं। वो आपने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी स्टीरोल्स। करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सर्कुलर डीएनए। तो अगर हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है ना वो सर्कुलर होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो होता है लीनियर। यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए लीनियर होता है। अच्छा, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ना उनके अंदर भी डीएनए मौजूद होता है। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन इनके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है आपने पढ़ा है कि वो क्या है? सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर है। और कहा यह जाता है कि इनकी जो ओरिजिन है वो एंडोसिम्बायोसिस से है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन एंडोसिम्बायोसिस से है। ये शायद पास्ट में बैक्टीरिया ही थे
और इनको लार्ज बैक्टीरिया ने खाया और अपने अंदर रिटेन रख लिया और इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लॉस हो गई और ये टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो गए और आज इनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे वाकई अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट को देखें तो उनके फीचर्स बिल्कुल एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसे हैं। एक तो सर्कुलर डीएनए का होना, ठीक है, उनके अंदर, और दूसरा जो है उनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स का साइज क्या होता है 70s, जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स। तो सर्कुलर डीएनए है और इसी तरह उनका 70s राइबोसोम्स हैं और डिवीजन का मेथड इनका बाइनरी फिजन है जस्ट लाइक बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया की तरह इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्वेजिनेशंस हैं जिनको बैक्टीरिया में मीजोसोम्स कहते हैं और यहाँ पर क्रिस्टी कहते हैं, तो हाईली रिलेटेबल। तो यहाँ पर वो सर्कुलर डीएनए की बात कर रहे हैं कि किसके अंदर है, तो कोकाई हम बैक्टीरिया को कहते हैं विच आर स्फेरिकल इन शेप। क्लोरोप्लास्ट की अभी बात की कि कहा जाता है कि एंडोसिम्बायोसिस से ओरिजिनेट हुई हैं। ये ऑर्गेनेलिस पास्ट में बैक्टीरिया थे और फिर इनको इंजेस्ट किया बड़े बैक्टीरिया ने और इनको रिटेन किया अपने अंदर। ये इसी के अंदर बड़े बैक्टीरिया में ही रेप्लिकेट करते, उसी के अंदर रहते, बीइंग पार्ट ऑफ इट अगली जनरेशन में भी जाते, तो ये ऑर्गेनेलिस बन गए। और प्लाज्मिड्स भी बैक्टीरियल डीएनए है, तो आंसर वुड बी ऑल ए बी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, in eukaryotic cells transcription occurs in the nucleus in which other organelle does transcription occur। वो कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसकी क्या बनाई जाती है, आरएनए कॉपी। ये सेंट्रल डोग्मा यानी जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस में होगा क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में है, तो डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस में ही बनेगा। वो कहते हैं कि क्या ये अमल किसी दूसरी ऑर्गेनेली में भी होता है डीएनए से आरएनए बनना। तो अभी पीछे डिटेल में डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए होता है और वो सेमी ऑटोनमस होते हैं, वो सेल्फ रेप्लिकेटरी होते हैं। उनका डीएनए ऑब्वियसली ट्रांसक्राइब हो जाता है आरएनए में और आगे से प्रोटीन भी बनाता है। तो गोल्जी अपरेटस मेम्ब्रेनुअस सैक्स हैं, इनके पास ना डीएनए है ना यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। ईआर चैनल्स हैं, इनके अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती क्योंकि इनमें भी डीएनए नहीं है। और राइबोसोम्स के अंदर जो है वो बेसिकली होता है राइबोसोमल आरएनए, लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती क्योंकि राइबोसोमल आरएनए, डीएनए से तो आरएनए नहीं बन सकता। क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए मौजूद होता है तो वो ट्रांसक्राइब भी होता है और वो ट्रांसलेट भी होता है। तो आंसर वुड बी चार्ली, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑर्गेनेली द न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट। आपने वो ऑर्गेनेली चूज करनी है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद हैं। सिक्रीटरी वेजिकल्स, तो ये वेजिकल है, इसके अंदर कोई भी जो है वो नहीं होता न्यूक्लिक एसिड। ये सिंपली जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से फ्यूज करती हैं और जो भी एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो भी इनके अंदर मटेरियल है उसको बाहर रिलीज कर देती हैं। तो इनमें तो कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है। हाँ, राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स में 60% जो होता है ना वो राइबोसोमल आरएनए होता है जो आरएनए की एक टाइप है और अप्रोक्सीमेटली 40% इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम राइबोसोमल प्रोटीन कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता तो है, गोल्जी अपरेटस में भी नहीं होता और नन ऑफ दीज हम चूज नहीं कर सकते क्योंकि राइबोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। तो अगर हम यहां पर देखें तो आंसर वुड बी राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 10, a certain cell organelle which is made of a double phospholipid bilayer that has many large pores in it is most likely the nucleus, plasma membrane, mitochondrion या skeleton। तो ऑब्वियसली जो एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल है is made of a double phospholipid bilayer that has many large pores in it is most likely। देखिए यहां पर जब पोर्स की बात हुई है, जब आप बात करते हैं डबल फॉस्फोलिपिड बायलेयर की, फॉस्फोलिपिड बायलेयर तो एक मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर एक मेम्ब्रेन बनाती है। जब डबल की बात हो रही है इट मींस के 2 मेम्ब्रेन्स हैं। अब पहले ही आप देख लें कि इसके अंदर से डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सी है, न्यूक्लियस भी है और माइटोकॉन्ड्रियन भी है। दोनों ही क्या है हमारे पास, दोनों ही क्या है हमारे पास, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। अब वो कहते हैं लार्ज पोर्स की उन्होंने बात की है। जब आप लार्ज पोर्स की बात करेंगे पहली बात तो ये आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया भी और जो आपके पास न्यूक्लियस भी है वो दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। लेकिन आपको याद होगा
कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स किसके अंदर मौजूद होते हैं, वो मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में। जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हैं, जो पोरिन्स भी कहलाते हैं, वो कहां पर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप में। तो आंसर वुड बी न्यूक्लियस। यहां पर बात हुई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस की, क्योंकि डबल फॉस्फोलिपिड बायलेयर थी, तो साइटोस्केलेटन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वैसे ही निकल गए। अब हमें चूज करना था न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो लार्ज पोर्स होते हैं। हाँ, एक बात याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर होते हैं पोर्स, लेकिन सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। तो यहां पर जो बेस्ट चॉइस बनेगी दैट वुड बी न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें कलेक्टिवली पोर्स होते हैं दोनों मेम्ब्रेन्स में। क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट इज प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस या प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। पहली बात, दोनों ये जो सीव प्लांट सीव ट्यूब सेल्स हैं, ठीक है, और उन्होंने बताया कि मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट में कॉमन चीज को आपने चूज करना है। तो एरिथ्रोसाइट एनिमल सेल्स हैं, तो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती सेल वॉल, और सीव ट्यूब्स के अंदर जो है वो क्या नाम है, प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंस ये रिपीट हो गया, यहाँ पर एब्सेंस था। खैर, आप ये देखिए कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल तो इनकी कॉमनैलिटी नहीं है, बल्कि वो डिफरेंस है। सीव ट्यूब सेल्स में होती है सेल वॉल, और मैच्योर क्या एनिमल सेल्स में तो होती नहीं है। तो ये वैसे ही निकल गए ऑप्शंस। अब आती है प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात। तो जब आप प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो वो भी नहीं होता। जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनके 95% एरिया तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्यूपाई किया होता है, उनके अंदर होते ही नहीं है ये माइटोकॉन्ड्रिया। उनमें ग्लाइकोलिसिस प्राइमरीली यूज हो रहा होता है एनर्जी के लिए। लेकिन जब आप बात करते हैं ना इन दोनों के कॉमन पॉइंट की, तो ये दोनों ही ई न्यूक्लिएटेड है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस हो लेकिन अपॉन मैच्योरिटी वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, ऐसे सेल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं ई न्यूक्लिएटेड। तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। दोनों के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इनको हम ई न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। 12 सेलुलर ऑर्गेनेली विद मेम्ब्रेन्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियाई। तो हमें पता है कि राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो ये तो हम चूज नहीं कर सकते। न्यूक्लियाई, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो यस ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, गोल्जी अपैरेटस भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो ये ठीक है। यहाँ पर आप अगर देखें तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स हैं, राइबोसोम्स हैं, इनके बाहर तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती और क्रोमोसोम्स ऑर्गेनेलीज है भी नहीं। तो ऑप्शन वुड बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, RER, SER या मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो जब हमारी सेल डिवीजन होती है तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स। अब जब न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है, तो जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, दोनों साइड्स के ऊपर न्यूक्लियस बन जाता है, तो फिर रीऑर्गेनाइज होता है न्यूक्लियर एनवेलप। तो उसको रीऑर्गेनाइज करवाना न्यूक्लियस बनाने के लिए किसका काम होता है, RER का, इसीलिए वो उसके साथ जुड़ा भी होता है। RER जो है वो ब्रोकन फ्रेगमेंट से दोबारा न्यूक्लियोलर जो कवरिंग है या न्यूक्लियर एनवेलप है उसको रीऑर्गेनाइज करवाता है और उसके साथ कनेक्टेड भी होता है। सॉरी RER, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 था ना, हाँ जी 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन स्ट्रोमा। तो ये बात करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्ट्रोमा में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये भी ठीक है। इंटरग्रेनम इज फोटोसिंथेटिक या क्लोरोप्लास्ट हैव 70S राइबोसोम, डेल्टा भी ठीक है। लेकिन ये वाली बात जो है वो इनकरेक्ट है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ये होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं इस तरह, जो कि स्टैक्ड होती हैं टुगेदर टू फॉर्म ग्रेनम। वैसे ये डायरेक्ट प्लास्टिड्स हमारे सिलेबाई में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस में वो रिलेट करके पूछ सकते हैं। तो ये इंटरग्रेना के थ्रू ना सारे ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं। नॉन ग्रीन पार्ट्स का मतलब है यहाँ पर पिगमेंट ही नहीं होता लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए।
तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये बात इनकरेक्ट है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज माइटोप्लास्ट? Mitochondria without outer membrane, another name for mitochondria, mitochondria without membranes, mitochondria without inner membrane। तो होता ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो एक तो आउटर मेम्ब्रेन है और एक जो है वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन, जिसमें इस तरीके से फोल्डिंग्स भी मौजूद हैं जिनको हम क्रिस्टी भी कहते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, जस्ट लाइक अ सीव, ये सीव की तरह है, इधर मैंने बनाना था, ये इस तरह पोर्स, ये सीव की तरह है और ये फिल्टर भी कर रही होती है मॉलिक्यूल्स को। अगर आप इसको रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग बच जाएगा हिस्सा, उसको हम क्या कहेंगे, माइटोप्लास्ट। जैसे प्लांट के अंदर सेल वॉल को रिमूव कर दें तो वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है ना, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो रिमेनिंग जो बच जाएगा उसका नाम होगा माइटोप्लास्ट। और एक बात याद रखिएगा, इट इज नॉट अनदर नेम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। अ माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट, ठीक है। और एक और टर्म आप याद रखिएगा कि कलेक्टिवली एक सेल के अंदर फ्यू टू मेनी थाउजेंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिनको कलेक्टिवली कॉन्ड्रियोम भी कहते हैं, ठीक है, यही सही है, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। ये डबल क्लिक ही हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी साइट्स बिकॉज ऑफ थाइलाकोइड, ऑक्सीसोम्स, राइबोसोम्स या डीएनए। क्यों है जी रेस्पिरेटरी साइट्स? थाइलाकोइड्स तो बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और राइबोसोम्स को हम सेल का इंजन बोलते हैं, ये सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं, इनका काम कोई रेस्पिरेशन में नहीं है। और डीएनए स्टोर कर रहा होता है हमारा हेरिडिटी मटीरियल, और इसके अलावा हमारी सारे सेल की एडमिनिस्ट्रेशन भी यही कर रहा होता है। तो इसका रोल जो है वो हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर करना है और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है सेल की। तो जब आप ऑक्सीसोम्स की बात करते हो तो पता है क्या है ऑक्सीसोम्स? ऑक्सीसोम हम कहते हैं बेसिकली एटीपी सिंथेस को, जो एटीपी बनाता है। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, यानी एटीपी की सिंथेसिस किसकी मदद से होती है? ऑक्सीजन की मदद से। वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करती है, उसके बगैर ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नामुकम्मल होगी। हम एटीपी नहीं प्रोड्यूस कर पाते केमियोस्मोसिस से। तो सिंपली हम माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेटरी साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीसोम्स किसका नाम है? एटीपी सिंथेस का, F1 पार्टिकल का, एलिमेंट्री पार्टिकल का। तो हम इसलिए इनको ये कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या यूज होती है? ऑक्सीजन। तो आंसर वुड बी ऑक्सीसोम। 17, which of the following statements regarding mitochondrial membrane is not correct? चूज करें करेक्ट क्या नहीं है। The outer membrane is permeable to all kinds of molecule, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं, होल्स होते हैं, सीव्स होते हैं। The enzyme of electron transport chain are enclosed into cisternae। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टर्नी नहीं होता। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वुलेटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स, यस उसमें क्रिस्टी होते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव, तो हमारे पास द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स आर एनक्लोज्ड इनटू सिस्टर्नी, बिकॉज सिस्टर्नी इसमें होते ही नहीं है। सिस्टर्नी तो ईआर और गोल्जी एपरेटस के मेम्ब्रेनुअस सैक्स को कहते हैं, इनमें तो क्रिस्टी होते हैं जिसके अंदर इनके एम्बेडेड होते हैं एंजाइम। फिर आता है ऑल आर ट्रू अबाउट ईएस कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट। ईएस कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं जी? हम बोलते हैं इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को। जब एंजाइम बाइंड कर जाता है अपने रेलेवेंट सबस्ट्रेट के साथ तो हम इसको ईएस कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग रीजन, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग रीजन ही होता है एक्टिव साइट का जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि मेरा जेन्युइन सबस्ट्रेट कौन सा है अपनी शेप के मुताबिक। आपने खाना खाया है, उसमें आपने कार्ब्स भी खाए हैं, प्रोटीन्स भी खाए हैं, लिपिड्स भी खाए हैं, लेकिन पेप्सिन सिर्फ किसके साथ बाइंड करता है बेटा? वो बाइंड करता है सिर्फ प्रोटीन्स के साथ। तो यस, ये फैसिलिटेट करती है। एक्टिवेट कैटालिटिक रीजन, तो ईएस कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो डेफिनेटली एक्टिवेट भी होती है कैटालिटिक रीजन। इन्वॉल्व हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, तो यस इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हो सकती हैं दोनों की बाइंडिंग में।
इनएक्टिवेट इनहिबिशन रीजन। तो ये बात जो है ना वो इनकरेक्ट है कि इससे इनहिबिशन रीजन जो है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट। ऐसा नहीं होता। ऑल आर ट्रू अबाउट ईएस कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट इनएक्टिवेट इनहिबिशन रीजन। एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं, जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं, एलोस्टेरिक साइट्स, जहां पर जाकर इनहिबिटर्स बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बाइंड कर सकते हैं और उसको इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो इनएक्टिवेट इनहिबिशन रीजन, ये ऐसा नहीं होता कि ईएस कॉम्प्लेक्स बनने से इनहिबिशन रीजन इनएक्टिवेट हो जाए, वो एक्टिवेट ही रहता है। द डैश इज एन, इसके अलावा भी जब एंजाइम उससे उतर जाएगा तब भी इनहिबिटर बाइंड कर सकता है अगर अवेलेबल हो। द डैश इज एन इनएक्टिव एंजाइम has additional polypeptide chain on active site which doesn't allow the binding of substrate, pepsinogen, trypsin, chymotrypsin activator। ये वाले दोनों एंजाइम्स तो एक्टिव फॉर्म में है, तो इनके अंदर कोई भी ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होता जो एक्टिव साइट को कवर कर रहा हो। ये एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। एक्टिवेटर तो हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को। अगर एक कोफैक्टर इनऑर्गेनिक हो तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्टिवेटर की। तो कौन सा एंजाइम है, हमने एंजाइम का नाम चूज करना है कि द डैश इज एन इनएक्टिव एंजाइम। पेप्सिनोजेन, बच्चे जो पेप्सिनोजेन है ना वो जब सिक्रीट होता है तो उसके ऊपर एक पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट लगा होता है जो कि उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रहा होता है। अब होता यह है कि जब HCl सिक्रीट होता है तो HCl वो इस पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट को इसके ऊपर से हटा देता है और इसकी एक्टिव साइट को एक्सपोज कर देता है ताकि इससे प्रोटीन बाइंड कर सके। तो पेप्सिनोजेन जो होती है ना वो पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। पेप्सिनोजेन एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है, जिसकी एक्टिव फॉर्म को पेप्सिन कहते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है क्योंकि ये पोटेंशियली डैमेजिंग होता है हमारे सेल्स के लिए एक्टिव फॉर्म में, इसलिए इसको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है। और जब आप प्रोटीन खाते हैं तो तब आपके स्टमक में क्या रिलीज होता है, HCl, और HCl इस फ्रेगमेंट को हटाता है और इसको एक्टिवेट करता है। और इसी तरह बेटा एक और भी होता है हमारे पास ना, बेसिकली रेनिन, डबल एन के साथ रेनिन भी होता है एक, ठीक है। जो रेनिन होता है वो भी एक इनएक्टिव है बेसिकली फॉर्म एंजाइम की, जो प्रोरेनिन है। प्रोरेनिन भी इसी तरह पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट से कवर्ड होता है जिसको HCl किस में एक्टिवेट करता है, रेनिन में। तो यहां पर आंसर वुड बी पेप्सिनोजेन। 20 ATP and NADP are the example of activator, ये activator, coenzymes, prosthetic group या apoenzyme। तो ATP और NADP दोनों देखिए एक्टिवेटर नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक है नेचर में, और हम इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को क्या नाम देते हैं, एक्टिवेटर का, तो ये तो गलत हो गया। कोएंजाइम्स जो होते हैं ना वो होते ऑर्गेनिक है और वो लूजली अटैच होते हैं और अपना काम करने के बाद वो डिटैच हो जाते हैं एंजाइम से, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही है, ये परमानेंटली, एक तो ऑर्गेनिक इन नेचर है, दूसरा ये परमानेंटली अटैच नहीं होते एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, अपने फंक्शन या अपने काम के दौरान आते हैं। तो कोएंजाइम्स, और नॉर्मली कोएंजाइम्स किसका काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का। अच्छा अब आप ये देखिए बेटे एक्सेप्टर्स का, प्रोस्थेटिक ग्रुप तो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, वो हमेशा अटैच रहते हैं अपने एंजाइम के साथ, जैसे हीम ग्रुप्स, या जो आपके पास साइटोक्रोम्स में हीम ग्रुप्स होते हैं परमानेंटली उनका पार्ट रहते हैं। एपोएंजाइम तो बेसिकली एंजाइम है विदाउट कोफैक्टर, जिसके साथ कोई कोफैक्टर ना हो, उस एंजाइम को एपोएंजाइम कहते हैं। तो उन्होंने पूछा है तो दैट वुड बी कोएंजाइम्स। और आपको पता है NADP यूज होता है आपकी फोटोसिंथेसिस के दौरान एक कोएंजाइम के तौर पर, और ATP भी काफी रिएक्शंस में यूज होता है एज कोएंजाइम, लेकिन प्राइमरीली ATP हमारी एनर्जी करेंसी है। तो अगर हमें चूज करना पड़े कि ATP का प्राइमरी फंक्शन क्या है और ऑप्शंस में एनर्जी करेंसी और कोफैक्टर भी हो और ऑल का भी ऑप्शन हो, तब भी आप ये देखिए प्राइमरीली का वर्ड जो उन्होंने यूज किया, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी करेंसी। 21 The type of inhibition in which inhibitor has no structural similarity to substrate and combines with enzyme at other than the active site is called। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो इनिबिशन होती है, एक होती है नॉन कंपेटिटिव इनिबिशन और एक होती है कंपेटिटिव। तो नॉन कंपेटिटिव इनिबिटर जो होते हैं वो कभी भी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं रखते सबस्ट्रेट के साथ, और ना ही वो कंपीट करते हैं किसी सबस्ट्रेट के लिए,
बल्कि वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरी जगह पर एंजाइम की जाकर लगते हैं और लगने के बाद एंजाइम की एक्टिव साइट को ऐसे तब्दील कर देते हैं कि एक्टिव साइट फ्री भी है, ठीक है, और सबस्ट्रेट अवेलेबल भी है, तब भी रिएक्शन ना हो पाए, ठीक है। ये कंबाइन करते हैं एलोस्टेरिक साइट पर। और ज्यादातर जो आपके फीडबैक इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो फीडबैक इनहिबिटर्स एक्ट कर रहे होते हैं एज एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। ये जो फीडबैक इनहिबिटर्स होते हैं ना आपके, वो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स के तौर पर अक्सर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपली वो फर्स्ट एंजाइम को जाकर इसी तरह ब्लॉक करते हैं ताकि मेटाबॉलिक पाथवे को रोक सके। तो यहां पर अगर देखें, इरिवर्सिबल इनहिबिशन जो होती है ना, उसमें तो ऑक्यूपाई ही वो एक्टिव साइट को करते हैं। अनकम्पेटिटिव इनहिबिशन तब होती है जब आपके पास एक सबस्ट्रेट बाइंड किया हुआ है एंजाइम के साथ और तब आके बाइंड कर गया उसके साथ इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे और प्रोडक्ट नहीं बनने देगा। बाइंडिंग हुई है लेकिन कैटालिसिस नहीं होने देगा। रिवर्सिबल इनहिबिशन कंपेटिटिव भी हो सकती है और नॉन कंपेटिटिव भी, तो आंसर वुड बी बीटा, बीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द व्यू that active site of an enzyme is flexible and when a substrate combines with it causes changes in enzyme structure is known as। तो ऑब्वियसली देखते हैं, लॉक एंड की मॉडल तो वही कहता है कि इसको हम टेम्पलेट थ्योरी या इसको हम टेम्पलेट मॉडल भी कहते हैं। इसके मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड है जिसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी इंड्यूस नहीं हो सकती। ऐसा सबस्ट्रेट जो 100% इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, ये उसी को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में। ये रिप्रेजेंट करता है एंजाइम स्पेसिफिसिटी को, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसके मुताबिक एक एंजाइम की एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है वो एक सिंगल सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे सक्रेज सिर्फ सक्रोज को ही ब्रेक डाउन कर सकता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है ये कि इसको हम बेसिकली कहते हैं, ये हैंड्स एंड ग्लव्स से इसकी एनालॉजी है, और इसको हम कहते हैं कि ये ग्रुप स्पेसिफिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि एक एंजाइम एक से ज्यादा रिलेटेड सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है और इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और जब एक सबस्ट्रेट करीब आता है एंजाइम की एक्टिव साइट के, जब वो इस तरीके से उसके करीब आएगा तो वो क्या करेगा, करीब आकर वो उसके अंदर रिएक्शन से पहले एक चेंज इंड्यूस कर देगा जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट चेंज, ताकि वो उसके साथ फिट हो सके, ठीक है। बिफोर रिएक्शन आपने याद रखना है, बिफोर रिएक्शन जब वो उसके करीब आया तो उसने अपनी शेप के मुताबिक ना उसमें थोड़ा सा चेंज इंड्यूस कर दिया, यानी बॉन्ड्स फ्लेक्सिबल हैं और फिर वो उसके अंदर फिट हो गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूस फिट मॉडल, जिसको हम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल तो मसल के एक्शन को एक्सप्लेन करता है और स्पेसिफिसिटी मॉडल एक्चुअली में लॉक एंड की मॉडल है, तो आंसर वुड बी। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, a metabolic pathway is a route taken by chemicals through a solution, sequence of enzyme controlled reaction, diagram of how organic molecules evolve या route taken a single particular enzyme। देखिए क्या होता है बच्चे के जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं ना हमारी बॉडी में होने वाले, ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, एक मिनट ये पेन, हमारी बॉडी में होने वाले ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज, और एज बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ठीक है। अब ये जो आपको एक सिंगल इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। आपको पता है इसमें लाइट रिएक्शन होती है जिसमें पूरी जी स्कीम होती है, फिर डार्क रिएक्शंस आते हैं जिसमें केल्विन साइकिल है, फिर जाके एक G3P बनती है एक केल्विन साइकिल के आउटपुट में, तो 2 बार केल्विन साइकिल रिपीट होता है, फिर जाके ग्लूकोज बनता है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में उनको मेटाबॉलिक पाथवेज कहते हैं। इसमें ये होता है कि क्योंकि मल्टीपल सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व है इन कंप्लीशन ऑफ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो इस तरह होता है कि जो सबस्ट्रेट ए है ना, लेट सपोज उसको एंजाइम 1 अगर प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट करेगा तो एंजाइम 2 को इट विल बी हैंडेड ओवर एज सबस्ट्रेट। तो ये एक चेन ऑफ रिएक्शन चलती जाएगी जहां पर हर पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे के लिए किसका काम करेगा, सबस्ट्रेट का, अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता
तब तक एंजाइम्स इस तरह के रिएक्शंस में जो इस्तेमाल होते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और एक प्रिसाइज ऑर्डर में अरेंज होते हैं ताकि इंटरमीडिएट्स का लॉस ना हो और डायरेक्टली एक जो प्रोडक्ट है वो दूसरे को सबस्ट्रेट के तौर पर हैंड ओवर कर दिया जाए। तो एक्चुअली में इट्स सीक्वेंस ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस। एनर्जी मस्ट बी एडेड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू स्टार्ट, दिस एनर्जी इज कॉल्ड। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EA से। ये है बेसिकली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक बैरियर होता है, ठीक है, जिसको क्रॉस करके ही रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में। इट एक्ट एज ए बैरियर। तो मतलब अगर आपको इजी अल्फाज में समझाऊं तो वो एनर्जी जो कि एक मॉलिक्यूल के एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए और न्यू बॉन्ड्स को बनाने के लिए चाहिए, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है। अब एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर इस तरह करते हैं कि वो बजाते खुद एक मॉलिक्यूल के साथ इस ओरिएंटेशन पर बाइंड करते हैं कि इट स्ट्रेचेस सर्टेन बॉन्ड्स। कुछ बॉन्ड्स पर जोर पड़ता है और वो टूट जाते हैं और वो इस ओरिएंटेशन में होते हैं कि न्यू बॉन्ड्स जल्दी बन जाते हैं। इसलिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो नेचुरली काम एक्टिवेशन एनर्जी ने करना था, ढेर एनर्जी लगनी थी, फिर बॉन्ड्स टूटने थे, नए बनने थे, वो एंजाइम ने बजाते खुद फौरन कर दिया। वो ऐसी ओरिएंटेशन पर बाइंड किया कि कुछ बॉन्ड्स पर जोर पड़ा और वो टूट गए, ठीक है। वो बेसिकली इस तरीके से एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम भी करते हैं और ये वो एनर्जी होती है जो कि लाजमी ऐड करनी होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने में। बल्कि एंट्रोपी, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन ये इसके रेलेवेंट टर्म्स नहीं है। तो बेसिकली ये आंसर वुड बी एक्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 25, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय डायस्टेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या हाइड्रोजनेज। तो स्टार्च के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है ना और उसको माल्टोज में तोड़ता है वो होता है अमाइलेज। और अमाइलेज को ही सिनोनिमसली हम क्या बोलते हैं, डायस्टेज। इसका सबस्ट्रेट स्टार्च होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है माल्टोज। फिर फाइनली ये जो माल्टेज होता है ना वो माल्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में, क्योंकि माल्टोज क्या होता है, एक डायसैकेराइड ग्लूकोज का। तो आंसर जो है वो हमारे पास है डायस्टेज। बाकी एंजाइम्स का इससे रेलेवेंट फंक्शन नहीं है। Which enzyme digests the major food source in soyabean and castor bean? Amylase, lipase, diastase या फिर प्रोटीएज। तो बच्चे देखिए, हमें ये बात पहले भी पता है कि सिंपली हमारे जो ये वाले इन्होंने नाम दिए हुए हैं ना सीड्स के, ये होते हैं लिपिड रिच। इनके अंदर जो मेन एनर्जी स्टोरेज होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड। लिपिड्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोरेज होता है। और लिपिड्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे कार्ब्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये वाले जो सीड्स होते हैं ये लिपिड रिच होते हैं। इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, लिपिड्स। दे मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर सके इन सीड्स की जर्मिनेशन के लिए। तो हमारे पास एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जहां पर इनकी कन्वर्जन की जाती है। खैर यहां पर जो बात हो रही है ये कि विच एंजाइम डाइजेस्ट द मेजर फूड सोर्स इन सोयाबीन। तो ऑब्वियसली सोयाबीन के अंदर क्योंकि मेजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो लाइपेजेस होते हैं जो लिपिड्स को किस में ब्रेक डाउन करते हैं, वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लिसरोल्स में। फिर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल को ए में। हमने डिस्कशन में पहले भी ये डिटेल में बात की, और ग्लिसरोल G3P में। तो फिर आगे से कंटिन्यू होता है प्रोसेस जैसे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में होता है। तो यहां पर आंसर वुड बी लाइपेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इन फीडबैक इनहिबिशन अ मेटाबॉलिक पाथवे स्विच्ड ऑफ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, कंपैटिटिव इनहिबिशन, लैक ऑफ सबस्ट्रेट या राइज इन टेम्परेचर। तो बच्चे फीडबैक इनहिबिशन में ये होता है कि जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बजाते खुद जाकर एज नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर जाकर अटैच हो जाता है और उसकी
एक्टिव साइट को चेंज कर देता है, बावजूद इसके कि हमारा जो जेन्युइन सबस्ट्रेट है वो अवेलेबल भी है, समझे, एक्टिव साइट फ्री भी है, रिएक्शन नहीं हो पाता। तो फाइनल प्रोडक्ट की क्वांटिटी फीडबैक इनहिबिशन को डिसाइड करती है। अगर फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर के तौर पर नॉर्मली रिएक्शन के फर्स्ट एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है ताकि वो पूरा मेटाबॉलिक चेन रुक जाए। और अगर कम है तो क्या होता है, आपके पास सबस्ट्रेट एक्टिवेशन होती है या फीडबैक एक्टिवेशन होती है, जिसमें सबस्ट्रेट जो ये बेसिकली प्रोडक्ट है ये एंजाइम से अलहदा हो जाता है, क्योंकि ये कम है, इसकी रिक्वायरमेंट है सेल में, ये इससे अलहदा हो जाएगा क्योंकि चाहिए सेल को। जब अलहदा हो जाएगा तो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट दोबारा से ब्रेक डाउन होने लगेगा। तो यहां पर दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। 28 विच वन प्रेजेंट इन सीड, हार्मोन, विटामिन, एंजाइम्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है, सारी ही चीजें मौजूद होती हैं क्योंकि सीड है, जर्मिनेटिंग सीड है, उसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है और ये सारी चीजें उसके अंदर यूज होती हैं। 29 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ कोफैक्टर, कोएंजाइम, विटामिन, एक्टिवेटर या प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो वो कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल एटीपी का किसके अंदर यूज होता है बेसिकली। तो अगर आप देखें तो दैट इज कोएंजाइम। हमने पीछे भी पढ़ा है कि एटीपी जो है वो कोएंजाइम के तौर पर यूज होता है। बेशक प्राइमरी उसका जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, बट इट कुड बी यूज्ड एज कोएंजाइम। तो हमने क्योंकि पीछे भी ये डिस्कस किया था, जो विटामिन होते हैं उनसे डिराइव किए जाते हैं कोएंजाइम्स। एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर को कह देते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल एंड इज चेंज्ड, एक्टिव साइट इज रिजिड एंड हैज नो फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये बात तो होती है लॉक एंड की मॉडल के बारे में, ये वाली बात है लॉक एंड की मॉडल के बारे में कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है और उसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। चेंजेस अक्कर इन बोथ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। तो बच्चे सबस्ट्रेट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ सकता, ग्लूकोज है ना, C6H12O6, तो ग्लूकोज ही रहना ना, और प्रोटीन आपने खाया वो तो प्रोटीन ही रहेगा, वो कैसे चेंज हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस बात ठीक नहीं है क्योंकि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल हैं और वो चेंज हो सकती हैं। ये इंड्यूस फिट मॉडल कहता है और इसकी एनालॉजी हैंड एंड ग्लव्स जैसी है कि जैसे आप ग्लव्स को पहनते हैं अपने हैंड में तो वो आपके ही हैंड की शेप में आ जाते हैं। सॉरी, तो वही बात, करेक्ट आंसर। 31 a slight change in pH can change the ionization of amino acid at active site, may affect the ionization of substrate, can cause the bonds in enzymes to break या both A and B। तो अगर तो एक्सट्रीम चेंज आए तब एंजाइम्स के बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से डीनेचरेशन मुमकिन है, अगर चेंज एक्सट्रीम हो। लेकिन अगर स्लाइड चेंज आया है तो उससे आयोनाइजेशन चेंज हो सकती है एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड की, समटाइम सबस्ट्रेट की भी, तो इट वुड बी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32, फॉलोइंग टेम्परेरी ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इन सच अ वे that even if genuine substrate binds the active site catalysis fails to take place। तो ऑलरेडी बहुत डिटेल में पहले भी इसके ऊपर बात की और आपने जब लेक्चर देखा तब भी बहुत आपने इस बात को अच्छे से समझा कि एक्चुअली में ये जो नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये टेम्परेरी एंजाइम की एक्टिव साइट की जो शेप होती है उसको इस तरह चेंज कर देते हैं कि जब तक ये मौजूद है तब तक जो है वो कैटालिसिस मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये उससे डिटैच हो जाते हैं तो जो कैटालिसिस है वो अगेन स्टार्ट हो जाता है। तो नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो कि टेम्परेरीली एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक तो नहीं करते लेकिन उसको चेंज कर देते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33, इफ एडिशन ऑफ मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन डजंट इफेक्ट इट्स रेट, व्हाट इज द रीजन। अगर एक रिएक्शन हो रहा है और आप जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है सॉरी, तो सिंपली आपके पास क्या होगा कि रिएक्शन रेट कांस्टेंट चल रहा है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। सबस्ट्रेट ऐड करें, इट मीन सबस्ट्रेट है। तो क्या चीज है जिसके बायस रिएक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो है एंजाइम।
इस पॉइंट पर सारे के सारे एंजाइम्स बिजी हैं अपने सबस्ट्रेट के साथ और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम इस पॉइंट को बोलते हैं एंजाइम सैचुरेशन। जब सबस्ट्रेट अवेलेबल हो लेकिन एंजाइम अवेलेबल ना हो, एंजाइम खत्म हो गए हों, तो हम इस पॉइंट को एंजाइम सैचुरेशन कहते हैं। एंजाइम सैचुरेशन परमानेंट नहीं होती, एक बात याद रखिएगा, एंजाइम टर्नओवर होता है। एंजाइम टर्नओवर का मतलब ये है कि वंस एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद वो अनऑल्टर्ड रिलीज हो जाते हैं, अनऑल्टर्ड रिलीज हो जाते हैं और वो अगेन यूज हो सकते हैं। तो जब तक एंजाइम फ्री नहीं होते तब तक तो रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन एंजाइम टर्नओवर के बाद क्या होगा, हमारे पास जो रिएक्शन है वो दोबारा स्टार्ट होगा। तो आंसर वुड बी सैचुरेशन। A slight change in pH can change the ionization of amino acid active site। तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि that's both A and B। Question number 35 है, following temporarily alter the structure of enzyme in such a way that even if genuine substrate binds the active site, catalysis fails to take place। तो भी हमने ये बात पहले भी की थी, रिपीट हो गया, नॉन कंपेटिटिव। और यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया, ये सैचुरेशन है, रिपीट हो गए थे ये। अच्छा, सक्रेज वर्क्स बेस्ट एट, तो ये एज पर आर बुक हमने ऑप्टिमम पीएच इसकी सेलेक्ट करनी है एंड दैट इज 6.80। टेबल आपकी बुक में गिवन है जहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच गिवन है, तो ये वहां से सिंपल एमसीक्यू है। 38, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट सक्सिनेट इनटू, तो बच्चे जो सक्सिनिक एसिड होता है ना, वो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेस का सबस्ट्रेट होता है। ये इसको बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है, यानी इसके हाइड्रोजन रिमूव करके इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इट कन्वर्ट्स इट इनटू फ्यूमारेट। और आपको याद होगा ये क्रेब्स साइकिल का एक स्टेप है, आपने बायोएनर्जेटिक्स तैयार भी कर लिया, तो ये क्रेब्स साइकिल का एक स्टेप है फ्यूमारेट जी। क्वेश्चन नंबर 40 है जी, डीएनए इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट, तो अनदर प्रोटीन्स, अनदर स्ट्रैंड, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल या ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली डीएनए डायरेक्टली जो है वो क्या बनाता है, रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए स्ट्रैंड बनाता है दूसरा, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल और ट्रांसफर आरएनए डायरेक्ट बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन से, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसलेशन से बनते हैं, जो कि इनडायरेक्टली डीएनए से बन रहे हैं लेकिन डायरेक्टली बन रहे हैं आरएनए से। 41, द प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज कंपोनेंट ऑफ, जो प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड है, प्यूरीन में आपको पता है कि एडेनिन होती है, तो वो कहां पर, इन सब में जो नाइट्रोजन बेस है ना वो एडेनिन है। ए रिप्रेजेंट एडिनोसाइन को करता है। तो आप ये देखिए एडेनिन और गवानिन ये क्या होती हैं हमारी, एडेनिन और गवानिन क्या होती हैं, प्यूरीन्स। तो एडेनिन क्योंकि इन सबका पार्ट है तो हम चूज करेंगे ऑल ऑफ अबव। फिर आता है जी थायमिन एंड डीऑक्सीराइबोज फॉर्म्स। थायमिन और डीऑक्सीराइबोज क्या बनाते हैं, डीऑक्सीसाइटिडाइन, डीऑक्सीएडिनोसाइन, डीऑक्सीथाइमिडाइन या डीऑक्सीयूरेडाइन। तो इट्स वेरी एविडेंट कि आंसर वुड बी डीऑक्सीथाइमिडाइन, ये बहुत एविडेंट है, ठीक है। और all transfer RNA molecules have a common CCA sequence at D, तो 3 end, जो 3 end होता है हमारे पास, एक होता है 5 end और एक होता है 3 end। तो सबके अंदर ये जो CCA सीक्वेंस होती है वो कॉमन होती है तमाम के तमाम ट्रांसफर RNA के अंदर। The backbone of a DNA molecule always has a free OH group on a ribose molecule at 3 end, deoxyribose molecule at 3 end। तो पहली बात ये कि जो डीएनए होता है इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज होती है। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि जो कार्बन नंबर 2 है वहां से एक ऑक्सीजन रिमूव्ड होता है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 से, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम देखें तो सिंपली जो डीऑक्सीराइबोज है वो डीएनए होता है और हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज मॉलिक्यूल एट 3 एंड पर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो आंसर वुड बी बीटा। यही आपने बारीकियां देखनी होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं तो फौरन हमारा जहन में आ जाता है राइबोज मॉलिक्यूल एट 3 एंड, तो आपने देखना है नेक्स्ट चॉइस को भी पढ़ना है कि ये डीएनए की बात हो रही है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक है। फिर आता है 45, पेंटोजेस इन न्यूक्लियोटाइड्स आर, जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, बीटा फ्यूरानोस, ठीक है, इन अल्फा फ्यूरानोस, पायरानोस या बोथ
देखिए बेटे, बीटा फ्यूरानोज जो हमारे पास पेंटोजेज होती है ना, वो एक 5 कॉर्नर्ड इस तरह से रिंग बनाते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फ्यूरैन की। 5 कॉर्नर्ड रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरैन। तो बेसिकली अगर आप इन बी फ्यूरानोज देखें तो बेसिकली अगर ऐसा है कि OH ग्रुप ऊपर है कार्बन नंबर 1 पे और हाइड्रोजन नीचे है, तो हम इसको बीटा शुगर बोलेंगे। कोई भी ऐसी शुगर जिसमें हाइड्रोक्सल जो ऊपर है कार्बन नंबर 1 पर, हाइड्रोजन जो है वो नीचे है, इसको हम बीटा शुगर बोलते हैं। और अगर कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सल नीचे और हाइड्रोजन ऊपर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा शुगर। तो बेसिकली इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कार्बन नंबर 1 होता है, OH उसके ऊपर होता है और वो बॉन्ड बना रहा होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस के साथ। ठीक है, सॉरी, most of the unique properties of water result from the fact that water molecules are very small, are polar and form hydrogen bonds easily separate from one another या are constantly in motion। तो are polar and form hydrogen bonds, इनकी ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बड़ी यूनिक है। इनकी पोलैरिटी की वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। समटाइम्स ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी जो है ना, वो बहुत सारी यूनिकनेस का कॉज है। अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज टू स्टार्च एज स्टेरॉइड इज टू अ लिपिड, अ प्रोटीन टू एन अमाइनो एसिड। तो बेसिकली एन अमाइनो एसिड इज टू अ प्रोटीन, एक ग्लूकोज मोनोमर है। देखिए सिंपली, ग्लूकोज हमारे पास है जी मोनोमर और स्टार्च है उसका पॉलीमर। ठीक है, तो स्टेरॉइड बेसिकली नहीं है पॉलीमर। ठीक है, ये एक फ्यूज रिंग का स्ट्रक्चर है। और यहां पर अमाइनो एसिड इज टू प्रोटीन, अमाइनो एसिड मोनोमर होते हैं और प्रोटीन पॉलीमर होता है। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली एक खुद इटसेल्फ एक पॉलीमर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अ न्यूक्लियोटाइड इज टू अ न्यूक्लिक एसिड। जैसे न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड यानी RNA और DNA जो इनसे बन रहे होते हैं वो बेसिकली इनके क्या होते हैं, पॉलीमर्स। तो ये वाला चॉइस सूटेबल है। 48, a shortage of phosphorus in soil would make it especially difficult for a plant to manufacture। फॉस्फोरस अगर कम है तो आप बताइए फॉस्फोरस यहाँ पर कहां पर यूज होता है, DNA में। DNA के अंदर 5 एंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है बाकायदा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। फ्यू होते हैं जिनमें फॉस्फोरस भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन डायरेक्टली। और सेलुलोज जो है दैट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, उसमें भी फॉस्फेट यूज नहीं होता, ना ही फैटी एसिड्स में। 49 बेटा, 49 को अगर आप देखें, लिपिड्स डिफर फ्रॉम अदर लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन दैट वे, आर मच लार्जर, आर नॉन पोलर एंड देयरफॉर हाइड्रोफिलिक। तो नॉन पोलर होने की वजह से हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते ही नहीं है पानी के साथ। आर नॉट पॉलीमर्स, डू नॉट हैव स्पेसिफिक शेप्स। तो बेटे दे आर नॉट पॉलीमर्स। ये हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ये हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है which are actually related to fatty acids। 50, unsaturated fats are more common in animals। तो ऐसा नहीं है, unsaturated fats जो होते हैं they are more common in plants, have fewer fatty acid molecule per fat molecule। ऐसा नहीं होता। ठीक है, unsaturated fatty acids के अंदर भी, फैट्स के अंदर fatty acids होते हैं, बल्कि ज्यादा ही होते हैं। ओलिक एसिड है या लिनोलिक एसिड है। are associated with greater health risk than are saturated fatty acids। तो बेसिकली जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हेल्दी होते हैं, इनका हेल्थ रिस्क ज्यादा नहीं होता, सैचुरेटेड का ज्यादा होता है। हैव डबल बॉन्ड्स इन देयर फैटी एसिड चेन। तो डेल्टा इज करेक्ट, इनके अंदर डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं।